Hello students, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. In this video, chapter 4th, Thinker, Beliefs and Building की मैं सेकंड वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल स्टडी विद जेनी पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक गिवन है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्तूप आज क्यों बिल्ड किए जाते थे, किस प्रकार से बिल्ड किए जाते थे, इन स्तूप आज को बनाने का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता था। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेट्स स्टार्ट वीडियो स्तूप आज। जो बुद्धिस्ट रिलीजन्स था वो अकेला या आइसोलेशन में उसका इमरजेंस नहीं हुआ था। बुद्धिस्ट रिलीजन्स के साथ साथ जो ब्राह्मण्स थे, जैनाज थे, उन लोगों के साथ जो बुद्धिस्ट लोग थे वो डायलॉग्स और डिबेट्स करते थे। इन डायलॉग्स और डिबेट्स के कारण बुद्धिस्ट आइडियाज और प्रैक्टिसेस का इमरजेंस हुआ। इन आइडियाज और प्रैक्टिसेस के इमरजेंस होने के कारण बुद्धिस्ट रिलीजन्स का उद्भव हुआ था। अर्लीस्ट टाइम पीरियड की बात करें, कुछ प्लेसेस क्या है जिनको सेक्रेड या पवित्र स्थान के नाम से जाना गया था। उनके अंदर कौन कौन से साइड इंक्लूड थी? जो स्पेशल ट्रीज होते थे या यूनिक रॉक्स होती थी जहाँ पर स्तूपास बिल्ड किए जाते थे, या नेचुरल ब्यूटी होती थी, इन सबको सेक्रेड या पवित्र स्थान माना गया है। ये जो साइट्स होती थी, यहाँ पर स्मॉल श्राइन्स बनाई जाती थी। श्राइन्स मीन्स वेदी। जिस प्रकार हिंदुज़म के अंदर टेम्पल्स बनाए जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धिस्ट के अंदर श्राइन्स बनाई जाती हैं। और इन श्राइन्स को समटाइम्स चैत्याज के नाम से जाना जाता है। जो चैत्याज जो वर्ड है वो चिता से निकला है। चिता का मीन्स क्या है? फ्यूनल पायर। फ्यूनल पायर है कि जब किसी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके बाद जो उनके बॉडीली रिमेन्स बचते हैं उस आदमी के, उनको ज़मीन के अंदर बरीड किया जाता है और वहाँ पर फ्यूनल्स माउंट्स बनाए जाते हैं। उनको चैत्याज के नाम से जाना जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको चैत्या क्लियर हुआ होगा। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है, कई जो चैत्याज है उनको मेंशन किया गया है। तो हमें क्लियर हो गया कि जो चैत्याज होते थे वो कोई एक पवित्र स्थान होता था बुद्धिज्म के अंदर। अब हम आगे देखते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर बहुत सारे चैत्याज को डिस्क्राइब किया गया है। कुछ चैत्याज ऐसे हैं जो बुद्धा जी की लाइफ से रिलेट करके देखे गए हैं। यहाँ पर 4 प्लेसेस को दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये प्लेसेस आके 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम देखेंगे जो बुद्धा जी का बोर्न है वो कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ था और उनको बोध गया प्रेजेंट डे इन बिहार में है। इनको यहाँ पर एनलाइटमेंट अटेन हुआ था, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में पीपल ट्री के नीचे। वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या, फर्स्ट सरमन अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ यूपी के अंदर दिया। और उनको कुशीनगर के अंदर निबाना प्राप्त हुआ। निबाना मीन्स वो डेथ को प्राप्त हो गए। निबाना का क्या मीन्स है? साइकिल ऑफ बर्थ ऑफ डेथ। किसी व्यक्ति का जन्म मृत्यु के चक्कर से लिबरेशन पा लेना, मुक्ति पा लेना या सेल्वेशन मोक्ष पा लेना निबाना कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जो बुद्धा जी के समय से लगभग 200 ईयर्स आफ्टर जो अशोका थे, उन्होंने लुम्बिनी के यहाँ विजिट की, इस प्लेस की, और यहाँ मार्ग के रूप में उन्होंने एक पिलर को बनवाया था कि आने वाले टाइम में लोग ये जान सके कि जो अशोका है उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अब हम स्तूपा का एक सब टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर व्हाई वर स्तूपास बिल्ट। जो स्तूपास थे वो किस प्रकार से क्यों बिल्ट करवाए जाते थे? तो स्तूपास थे वो उसी स्थानों पर बिल्ट करवाए जाते थे जिन स्थानों को बहुत ही सेक्रेड या पवित्र माना जाता था। जो बुद्धा जी थे उनके रेलिक्स मीन्स अवशेष। तो रेलिक्स के अंदर किसको इंक्लूड किया गया? जो बुद्धा जी के आफ्टर डेथ जो बॉडीली रिमेन्स थे, लाइक उनके बोन्स थी, टीथ थे, उनके हेयर्स थे, प्लस उनके द्वारा जो
यूज करी हुई जो ऑब्जेक्ट थी उनको रेलिक्स के नाम से जाना गया और उनको जमीन के अंदर बरीड किया गया और बरीड करने के बाद वहाँ पर माउंट्स बनाए गए और माउंट्स को स्तूपा के नाम से जाना गया। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि स्तूपा क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो स्तूपा है ये बुद्धिस्ट रिलीजन आने से पहले ही प्री एग्जिस्टेंस में था, लेकिन इनको स्पेशली स्तूपाज को किसके साथ एसोसिएट किया गया, बुद्धिज्म के साथ एसोसिएट करके देखा गया। अब ये जो स्तूपाज थे ये किसी न किसी सिंबल, किसी न किसी बुद्धिस्ट के सिंबल के रूप में जाने जाते थे। अब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यहाँ पर एक अशोक वदाना नाम का एक टेक्स्ट है। इसमें हमें पता चलता है जो अशोका थे उन्होंने अपने जो लोगों को, जो बुद्धा जी की रेलिक्स थे उनको सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर ले जाकर वहाँ मेन शहरों के अंदर बरीड करने को बोला और वहाँ पर स्तूपाज बनाने का उन्होंने ऑर्डर दिया। इसी प्रकार सेकंड सेंचुरी के आते आते नंबर ऑफ स्तूपाज बिल्ट्स होने लगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि भरतुत स्तूपाज, सांची स्तूपाज एंड सारनाथ स्तूपाज। जो सांची स्तूपा है वो प्रेजेंट डे लोकेट इन मध्य प्रदेश में है और सारनाथ स्तूपा प्रेजेंट डे लोकेट इन यूपी के अंदर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो स्तूपाज है किस प्रकार से कौन लोग इनको बिल्ड करवाते थे, कौन कौन लोग इसमें डोनेशंस देते थे। जो स्तूपाज हैं उनकी जो रेलिंग्स हैं, जो पिलर्स हैं, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए हैं। इंस्क्रिप्शंस मीन्स जो राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, जो हार्ड सरफेस के ऊपर जो डोनेशन करने वाले जो लोग थे, उस टाइम की जो बिल्डिंग्स थी किन्होंने डेकोरेट करवाई थी, उनके जो नाम लिखवाए गए इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलते हैं। तो फर्स्टली जो किंग्स थे जो स्तूपाज को बिल्ड कराने के लिए जिन्होंने डोनेशन दिया वो सातवाहनाज किंग्स थे और उसके साथ ही साथ जो गिल्ड्स होती थी वो भी स्तूपाज को बिल्ड करने के लिए डोनेशन देती थी। और हमें सांची का जो एक गेटवे था उसको बनवाने के बारे में इंस्क्रिप्शन से पता चला कि उस टाइम पीरियड के जो इवोरी वर्कर्स थे, जो हाथी दांत के शिल्पकार थे, उन्होंने सांची का गेटवे बनाने के लिए डोनेशंस दिया। उस टाइम पीरियड के जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन्स थे उन्होंने भी इस प्रकार के जो स्तूपाज को बिल्ड कराने के लिए डोनेशंस दिए थे। कई बार इन इंस्क्रिप्शंस में जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे उनके प्लेस के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ वो किस प्रकार का काम करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था और उनके रिलेटिव्स के क्या नाम थे, ये हमें सब इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। हम देखते हैं जो भिक्षुज और भिक्षुनीज होते थे वो भी क्या है, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए कंट्रीब्यूटेड करते थे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भिक्षुज और भिक्षुनीज क्या होते हैं। जो बुद्धा जी के जो मैन फॉलोअर्स थे वो भिक्षुज कहलाते थे और जो वुमेन्स फॉलोअर्स होती थी बुद्धा जी की वो भिक्षुनीज कहलाती थी। अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि जो स्तूपाज हैं उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का दिखाई देता था। स्तूपा की बात करें तो स्तूपा क्या है, संस्कृत में इसको स्तूपा को हीप कहा जाता है। हीप मीन्स ढेर, इस प्रकार का दिखाई देता है। और ज़्यादा इलैबोरेटरी रूप से इसको समझें तो देखेंगे कि जो स्तूपा है उसको सेमी सर्कल माउंड ऑफ अर्थ के रूप में जाना जाता है। बाद में इस सेमी सर्कल को अंडा के रूप में भी जाना जाने लगा। इसको एक पवित्र स्थान के रूप में जगह दी गई। धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर्स थे स्तूपाज के ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते गए। ये राउंड शेप में बनाए जाने लगे, स्क्वायर शेप में बनाए जाने लगे। जो अंडा था उसके ऊपर एक बालकनी, इस टाइप की एक बालकनी बनी होती थी, इसको हर्मिका के नाम से जाना जाता था।
और ये कि हर्मिका किसको रिप्रेजेंट करती थी? अबोर्ड ऑफ गॉड्स। ये क्या है? गॉड्स को रिप्रेजेंट करती थी, भगवान के घर को रिप्रेजेंट करती थी। इसके ऊपर एक मस्ट, इस प्रकार की एक मस्ट होती थी, या तो वो वुडन की बनी होती थी या किसी और ऑब्जेक्ट से बनी होती थी। इस मस्ट को यष्टि के नाम से जाना जाता था और इसके ऊपर अम्ब्रेला या इस टाइप की एक छतरी बनी होती थी। इस प्रकार से स्तूपा का स्ट्रक्चर बना होता था और इस प्रकार की एक फेंस या इसके चारों ओर एक रेलिंग बना दी जाती थी। और जो इसके फॉलोअर्स होते थे, बुद्धा जी को मानने वाले जो इसके वर्शिपर्स होते थे, वो इस प्रकार घड़ी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी परिक्रमा करते थे। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा जो स्तूपाज है इसका स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बना होता था और इसको किस किस रूप में जाना जाता था। तो हमने देखा था हर्मिका के ऊपर एक मस्ट होती थी, उसको यष्टि के नाम से जाना जाता था और इसके ऊपर एक छतरी या अम्ब्रेला बना होता था। और इस माउंट के चारों ओर एक रेलिंग बनी होती थी। ये रेलिंग्स क्यों बनाई जाती थी? जो ये रेलिंग्स थी वो जो अंडा, जो पवित्र जगह मानी जाती थी, सेक्रेड स्पेस माना जाता था, जो सेकुलर वर्ल्ड था उसको अलग करती थी। जो भारी संसार को अंदर का जो स्ट्रक्चर होता था उससे सेपरेट करने के लिए रेलिंग्स बनाई जाती थी। अर्ली जो स्तूपास थे जिनमें सांची स्तूपा और भरत स्तूपा को इंक्लूड किया गया है, इनकी जो माउंट्स होते थे वो बिल्कुल प्लेन होते थे। इनके ऊपर कोई भी कर्व नहीं की गई थी, इनके ऊपर कोई भी जो नक्काशी या कसीदाकारी इस प्रकार की डिजाइंस नहीं बनाई गई थी। लेकिन जो स्तूपा थे इनकी जो रेलिंग्स होती थी ये किसकी बनी होती थी? या तो बैम्बू या वुडन की एक प्रकार की फैंसी बनी होती थी। ये जो स्तूपास थे इनके जो गेटवे होते थे, इनके जो प्रवेश द्वार होते थे वो रिचली कवर्ड होते थे। इनके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में नक्काशी की गई थी। अब हमें पता चलता है कि जो सांची स्तूपा है उसके 4 गेटवे थे। जो ये 4 गेटवे थे 4 डायरेक्शंस को बताते हैं। ये चारों डायरेक्शंस के अंदर बने हुए थे। और जो बुद्धा जी के जो वर्शिपर्स होते थे वो किस गेटवे से एंटर करते थे? ईस्टर्न गेटवे से पूजा करने के लिए एंटर करते थे। और ये लोग जो माउंड होता था उस माउंड के जो राइट हैंड टच करते हुए रेलिंग्स यहाँ पर परिक्रमा लगाते थे। इनके परिक्रमा किस प्रकार से लगाते थे? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते थे। बाद के जो हमें माउंट्स में, बाद में जो सांची स्तूपा और अमरावती स्तूपा के जो माउंट्स थे उनको इलोबरेटली कवर्ड किया गया। इनको भी बाद में क्या है, इनके ऊपर भी अलंकरण किया गया, इनके ऊपर भी नक्काशीकारी की गई। और हमें जो सांची, जो अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में जो सांची की ढेरी है वहाँ की जो स्तूपाज हैं उनसे हमें काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो स्कल्पचर्स थी उनको एनग्रेव या उत्कीर्ण करने के। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 8 टॉपिक पर। उसमें देखेंगे कि डिस्कवरी स्तूपाज द फैट ऑफ द अमरावती एंड सांची। तो जो अमरावती और सांची स्तूपाज है उनकी डिस्कवरिंग कब हुई और कैसे हुई इस पैराग्राफ में हम जानने वाले हैं। 1796 में एक लोकल राजा था, उसने क्या एक टेम्पल को बिल्ड कराने की सोची और उसे क्या है अमरावती के जो रूइंस थे उसने देखा। उसने ये डिसाइड किया कि इनके स्टोन्स का यूज वो टेम्पल्स बनाने में करेगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये देखा कि जो हील है, पहाड़ी है, उसके ऊपर इस प्रकार का जो रूइंस है उसके अंदर क्या है बहुत बड़ा ट्रेजर या खजाना छुपा हुआ है। लेकिन कुछ सालों बाद एक ब्रिटिशर्स आता है जिसका नाम है कोलिन मैकेंजी। उन्होंने क्या अमरावती साइट की विजिट की और उन्होंने उस अमरावती साइट्स के कुछ पीसीज ऑफ स्कल्पचर्स को देखा, उठाया और उनकी
डिटेल्ड ड्राइंग बनाई और कुछ रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं हुई। लेकिन 1854 के अंदर एक ब्रिटिशर्स आता है जिसका नाम है वालेटर इलियट्स, और वो गंटूर आंध्र प्रदेश का कमिश्नर बनकर आता है, और उन्होंने भी अमरावती की विजिट की यात्रा की, और उन्होंने वहाँ से क्या है बहुत से प्रकार के स्कल्पचर पैनल्स थे, उनको अपने साथ वो कहाँ ले गया, मद्रास ले गया, मद्रास ले गया। उसके बाद इस प्रकार के जो स्लेबल्स थे, इन जो पत्थर्स थे, इनको किस नाम से जाना जाने लगा, इलियट मार्बल्स के नाम से जाना जाने लगा। इस जो ये इलियट वोल्टर इलियट्स थे, इन्होंने वेस्टर्न अमरावती के वेस्टर्न गेटवे का पता लगाया और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अमरावती का स्ट्रक्चर देखकर उन्होंने कहा कि जो अमरावती स्तूपा है सभी स्तूपों में से बहुत ही लार्जेस्ट है और साथ ही साथ मैग्निफिसेंट और बहुत ही शानदार रहा होगा। 1815 के अंदर जो अमरावती की जो स्लैब्स थे वो डिफरेंट पार्ट में लोग ले जाने लगे। तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं कि एसोसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता के अंदर है, यहाँ पर भी ये जो अमरावती की जो स्कल्पचर्स थे वो लेकर गए। साथ ही साथ मद्रास के अंदर जो इंडिया का ऑफिस था वहाँ भी इस प्रकार के स्कल्पचर्स पहुँचे, और सेम यही बात लंदन के लोगों ने भी कि वो भी यहाँ से अमरावती की स्कल्पचर्स को लेकर गए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के जो गार्डन्स होते थे उनके अंदर जो अमरावती स्तूपा थे उसके स्कल्पचर्स को देखना आम बात हो गई थी। जब भी कोई यहाँ पर नया ऑफिसर्स आता था वो यह कहता था कि हर कोई अमरावती के जो स्कल्पचर्स हैं वो अपने साथ लेकर जाता है, तो मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। लेकिन जब एक आर्कोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है H.H. कोल, वो क्या है इन सब लोगों से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनकी अलग सोच होती है, और वो लिखते हैं कि इट सीम्स टू मी आ सुसाइडल एंड इनडिफरेंशिएबल। सुसाइडेबल मीन्स आत्मघाती, इनडिफरेंशिएबल मीन्स असमर्थनीय पॉलिसी to allow the country to be looted of the original works of ancient art। तो H.H. कोल का ये मानना था कि जो एंशियंट आर्ट है उसका अपने देश से लूट कर ले जाना एक सुसाइडल और इंडेफिनिशिएबल जैसा है, कि इन लोगों को ओरिजिनल जो वर्क्स है वो नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि अपने म्यूजियम्स में रखने के लिए इन्हें प्लास्टर कास्ट कॉपी को ले जाना चाहिए, उनके स्कल्पचर्स को ले जाना चाहिए। जो ओरिजिनल जो उनके स्कल्पचर्स हैं या वो स्तूपाज हैं उनको वहीं पर रहने दिया जाना चाहिए। तो ये किसका मानना था, H.H. कोल का। यहाँ पर हमें सांची स्तूपा का ये गेटवे दिखाया गया है। देखो ये गेटवे कितने सुंदर है, इनको किस प्रकार से अलंकरण किया गया, कितना अच्छी इनके ऊपर नक्काशी की गई है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो H.H. कोल थे वो अमरावती को तो प्रिजर्व नहीं कर सके, अमरावती को तो नहीं बचा सके, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो भी कोई ऐसा प्लेस है जो हिस्टोरिकल साइट है उसको इन सिटू प्रिजर्वेशन करना चाहिए। इन सिटू प्रिजर्वेशन मीन्स उसका उसी स्थान के ऊपर उसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। लेकिन जो H.H. कोल है उन्होंने सांची स्तूपा को प्रिजर्वेशन करा, उसको बचा लिया, क्योंकि जो स्कॉलर्स थे हिस्टोरियंस लोग थे जब तक सांची स्तूपा को लेकर अवेयर हो चुके थे, सांची स्तूपा के बारे में जान चुके थे कि जो स्तूपाज होते हैं वो कितने वैल्यूएबल्स होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो सांची स्तूपा है वो किस प्रकार से सरवाइव कर पाया, जबकि अमरावती अपनी जगह पर प्रिजर्वेशन भी नहीं कर पाया और सरवाइव भी नहीं कर पाया। तो ये मानना है कि जो अमरावती है उसकी डिस्कवर
सांची स्तूपा से पहले हो गई थी, 1796 में हो गई थी। सांची स्तूपा को कब डिस्कवर किया गया था? 1818 के अंदर। जब तक जो हमारे हिस्टोरियंस थे, हमारे यहाँ के स्कॉलर्स थे, वो इन सब चीज़ों की वैल्यू को, इन स्तूपाज की इम्पोर्टेंस को समझ चुके थे। इस प्रकार से उनको प्रिजर्व किया गया अपने ही स्थान पर। अब हम देखते हैं जो सांची स्तूपा है उसके कितने गेटवे थे? 4 गेटवे थे। 4 गेटवे में से जो 3 गेटवे थे वो अपने स्थान पर स्टिल स्टैंडिंग, बहुत अच्छी कंडीशन में खड़े हुए थे। लेकिन जो 4th गेटवे था वो ऑन स्पॉट वहीं पर गिरा हुआ था। लेकिन उसका जो सांची स्तूपा का जो माउंड था, टीला था, वो भी गुड कंडीशंस में था। और जो 4th जो गेटवे गिरा हुआ था वो भी बहुत अच्छी कंडीशंस में था। लेकिन जो लंदन और पेरिस के लोग थे उन्होंने यह सजेस्ट किया कि इसको हमें अपने यहाँ ले जाना चाहिए फाइनली। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर जो बेगम्स थी, जो बेगम्स थी भोपाल की, जो नवाब थी, उन्होंने सांची स्तूपा को प्रिजर्वेशन करने के लिए फंडिंग की। और इस प्रकार से हमारा जो सांची स्तूपा है उस टाइम पीरियड की जो रूलर्स थे उनके वाइज डिसीजंस की वजह से सांची स्तूपा सरवाइव कर पाया। तो ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि सांची स्तूपा किस प्रकार से सरवाइव कर पाया, किस प्रकार से वो बच पाया। लेकिन जो अमरावती स्तूपा है वो टोटली उस टाइम पीरियड में डिस्ट्रॉय हो चुका था, अपनी पूरी ग्लोरी को खो चुका था। यहाँ पे हमें एक पिक्चर्स दिखाई गई है। ये पिक्चर किसकी है? सांची स्तूपा की है। जो 3 पिलर्स थे उनको यहाँ पर दिखाया गया है। 4th पिलर्स था जो गिरा हुआ है, जो उस जगह ऑन स्पॉट पर गिरा हुआ था, ये सांची स्तूपा का वो 4th पिलर्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी गुड कंडीशंस में है और कितना सुंदर इनके ऊपर नक्काशी की गई है, कितनी अच्छी डेकोरेशंस की गई है। ये डेकोरेशन किसी न किसी चीज़ को सिंबल बनाकर की गई है। तो जब हम सांची स्तूपा को जूम करके देखेंगे उनके गेटवे को, तो ये गेटवे सारे गेटवे इस टाइप्स के दिखेंगे। देखो कितनी सुंदर से यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, लाइन्स हैं, यहाँ पिकॉक्स हैं, यहाँ पे स्क्रॉल्स हैं, एलिफेंट्स को यहाँ पर शो किया गया है। अब हम देखते हैं जो हमारी स्कल्पचर्स हैं उसका कुछ न कुछ रीजन्स रहा होगा। जो स्तूपाज हैं उनको यूरोप के लोग अपने यहाँ ले जाना चाहते थे, इनके गेटवे को ले जाना चाहते थे, अपने यहाँ म्यूजियम्स में रखना चाहते थे, क्योंकि यूरोपियंस लोग थे, उनको हमारे जो स्तूपाज के जो गेटवे थे बहुत ही ब्यूटीफुल लगे और बहुत ही वैल्यूएबल लगे, तो वो अपने यहाँ ले जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे उस टाइम पीरियड के जो स्तूपाज बनाए गए थे, जो बिल्डिंग्स थी, मोन्यूमेंट्स थी, वो कितनी वैल्यूएबल्स होती थी। स्टोरीज इन स्टोन्स, तो ये स्टोन्स जिस प्रकार से बिल्डिंग्स बनी होती थी, इनकी कोई न कोई स्टोरी जरूर होती थी, ये कोई न कोई कहानी जरूर कहते थे। अब हम देखते हैं कि जो स्टोरी टेलर्स होते थे, कहानी सुनाने वाले लोग होते थे, जो वंडरिंग करके कहानियाँ सुनाते थे, वो स्क्रोल मीन्स संस्कृत में उसको चरण चित्राज भी कहा जाता था। ये स्क्रोल किसके बने होते थे? या तो क्लॉथ के बने होते थे या पेपर्स के बने होते थे। इनके ऊपर, स्क्रोल्स के ऊपर पिक्चर्स बनी होती थी। जब ये स्टोरी टेलर्स अपनी टेल सुनाते थे लोगों को, तब ये पिक्चर्स या स्क्रोल्स को दिखाते थे। तो स्क्रोल्स इस टाइप से बने होते थे। अब हम नेक्स्ट, हमें एक पिक्चर दी गई है। जो हमने देखा था कि जो सांची स्तूपा का जो 4th गेटवे था वो हमें ऑन सपोर्ट पर पड़ा हुआ मिला था। तो वो किस बात को दर्शाता है? वो बताता है कि उस टाइम पीरियड के जो ग्रामीण लोग थे, उनकी जो झोंपड़ियाँ थी, उनकी झोपड़ियों का जो सीन था उसका डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन हमें कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि जो ये सांची स्तूपा है
इसकी जो स्कल्पचर्स है उसका गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है। ये स्टोरी वेशांतर जो जताका है उससे ली गई है और उसके सीन को यहाँ पर बताती है। इस स्टोरी के अंदर बताया गया कि एक जेनेरियस प्रिंस होता है, बहुत ही दानी राजकुमार होता है। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो एक ब्राह्मणा को डोनेट कर देता है। उसके बाद अब हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस के साथ वो फॉरेस्ट के अंदर मूव कर जाता है। तो इस कहानी को ये देखो, इसके अंदर किसको दर्शाया गया है, जो वेशांतर जो जात का थी उसकी स्टोरी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और साथ ही साथ हमें इन सब स्टोरीज को जानने के लिए, इन सारी स्टोरीज को समझने के लिए सबसे ज़्यादा किसको रीड आउट करने की ज़रूरत है, टेक्सचुअल एविडेंस को पढ़ने की, या जो उस टाइम की लिटरेचर लिखी थी उसको पढ़कर हम इन सब स्कल्पचर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। सिंबल ऑफ वर्शिप, अब हम देखते हैं कि ये कई सिंबल्स बनाए गए हैं, तो ये किसी न किसी वर्शिप के प्रतीक हैं। अब जो हिस्टोरियंस लोग थे, जो बुद्धा जी की हेजियोग्राफी थी, हेजियोग्राफी का मीन्स मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं कि हेजियोग्राफी क्या होती थी। जो सेंट लोग होते थे उनके बारे में जो बायोग्राफी लिखी जाती थी उसको हेजियोग्राफी कहते थे। तो ज़्यादा जानने के लिए हिस्टोरियंस लोग किसको रीड आउट करते थे, जो बुद्धा जी की हेजियोग्राफी थी उसको रीड आउट करते थे। उसको समझने के बाद वो बुद्धिस्ट स्कल्पचर, मूर्ति कला या मूर्तियों के बारे में जान पाते थे। अब हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो फर्स्टली हमें जो सिंबल्स दिखाया गया है ये है सिंबल वाज द व्हील। इसको क्या है, एक चक्र का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर जो बुद्धा जी थे उन्होंने, जब उनको क्या है एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट स्मरण सारनाथ के अंदर दिया था। तो ये किससे रिलेट करता है, धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में दिखलाता है। सेकेंडली इसके अंदर एक पिक्चर दी गई है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्तूपा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्तूपा किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर स्तूपा का मतलब है महापरिनिर्वाणा। तो जब बुद्धा जी थे उनको जो निर्माण प्राप्त हो जाता है, जब कोई व्यक्ति क्या है साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से लिबरेशन पा लेता है, सेल्वेशन पा लेता है, उसको महापरिनिर्वाणा कहते हैं। तो उसकी जो बॉडी जो रिमेन्स होते हैं उनको जमीन के अंदर बरीड किया जाता है, उसके ऊपर जो माउंड बनाया जाता है उसको स्तूपा कहा जाता है। तो ये स्तूपा किसका सिंबल है, महापरिनिर्वाणा का। यहाँ पर हमें बोधि ट्री दिखाया गया है। यहाँ पर इस ट्री के नीचे किसको अलाइनमेंट प्राप्त हुआ था, बुद्धा जी को अलाइनमेंट प्राप्त हुआ था। तो ये बुद्धा जी के अलाइनमेंट की प्राप्ति को दिखाता है। साथ ही साथ ये आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, सीट खाली पड़ी है इस बोधि ट्री के नीचे। यहाँ पर बुद्धा जी को नहीं दिखाकर उनको इनकी खाली सीट को दिखाया गया है। तो इसका मीन्स ये है कि जो ये ट्री है, एक ट्री ना होकर ये किससे रिलेट करके देखा गया है, इसको बुद्धा जी के जीवन से रिलेट करके देखा गया है इस घटना को। इस प्रकार से जो हिस्टोरियंस लोग हैं वो किसी न किसी रूप से इस प्रकार की जो कलाकृतियाँ बनी होती हैं उनको रिलेट करके और बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिशंस हैं उनको वो जान पाते हैं। तो आई होप आपको स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और आई विल मीट मी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।